हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज की इस नई सेशन में दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए बाल मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं और बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि मैं सेलेक्टेड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो विगत वर्षों में पूछा गया था, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और आगे की वीडियो आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और इसमें दोस्तों मैं 2-3 क्लास का यानी कि 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन ऐड किया हूँ। पहला जो प्रश्न है, छात्रावास आश्रम का तात्पर्य क्या है? छात्रावास आश्रम का तात्पर्य क्या है? आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित व गृह जैसे कि प्री मैट्रिक प्रो मैट्रिक छात्रावास से संबंधित, या फिर आदिम जाति तथा सूचित विभाग द्वारा संचालित व गृह कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास इत्यादि से हैं, या फिर आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित वह आश्रमशाला एवं विशिष्ट संस्थाओं के साथ संलग्न छात्रावास से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, छात्रावास के श्रेणियों में शामिल नहीं है, यानी कि छात्रावास की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? अनुसूचित जाति के छात्र, अनुसूचित जनजाति के छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग या तृतीय लिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तृतीय लिंग छात्र इस छात्रावास में शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रवेश हेतु कितनी प्रतिशत सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित होगी जिसे वहाँ छात्रावास संचालित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 90% वर्ग के लिए आरक्षित होगा। आदिवासी विकासखंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? आदिवासी विकासखंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष शिक्षा समिति और जनपद पंचायत के छात्रावास समिति का अध्यक्ष होगा। और सामान्य विकासखंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसमें आदिवासी विकासखंड के और इसमें सामान्य विकासखंड के। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसमें जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए निवासी स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था न होने का प्रमाण जारी किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोमीटर के अंदर। अगला देखते हैं, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर की छात्राओं में किन किन छात्रों का प्रवेश दिया जाता है? संभाग, जिला एवं तहसील स्तर की छात्रावासों में कौन कौन से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तहसील एवं तहसील के नीचे छात्रावास में प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रवेश देने हेतु किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारी, या फिर स्थानीय विधायक या विभागाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विभाग के अध्यक्ष। जिला स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु छात्र को विगत परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? जिला स्तरीय के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 55% लाना आवश्यक है, तभी आपको छात्रावास में एडमिशन मिलेगा। और विकासखंड छात्रावास में 50% लाना अनिवार्य है, और जिला स्तरीय में 55 और विकासखंड में 50% लाना है, तभी आपको छात्रावास में एडमिशन मिलेगा। अगला देखते हैं, विगत वर्ष के प्रशिक्षित छात्रों को निम्न आधार पर प्रवेश की आज्ञा नहीं होगी। गत वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हो, या फिर शाला या छात्रावास में 75% उपस्थित न हो, या आचरण उत्तम न हो, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका ये सभी होगा। इसमें से किसी भी स्तर पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रावास में प्रवेशित छात्र को विश्ववृत्ति कितने माह के लिए प्रदान किया जाएगा? 6 माह, 8 माह, 10 माह या 12 माह? विश्ववृत्ति मतलब दोस्तों छात्रवृत्ति कितने माह के लिए प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 माह के लिए आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। वर्तमान में प्रति छात्र कॉमन मनी कितनी दी जाएगी, यानी कि छात्रवृत्ति कितनी जाएगी प्रत्येक छात्र को प्रति वर्ष? 1000 रुपये, 1500 या 2000, या वर्तमान में संचालित नहीं है? तो यह भी दोस्तों वर्तमान में संचालित नहीं है। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रदान की जाने वाली स्थायी सामग्री के बदलाव की अवधि में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं दोस्तों? चादर एवं तकिया कवर 1 वर्ष के लिए ऐसे ही हैं। तकिया एवं कंबल 3 वर्ष के लिए ये भी दिए जाते हैं दोस्तों। क्वायर मैट्रेसेस गद्दे 3 वर्ष के लिए नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये हमारा असम्मिलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए आकस्मिक अवकाश कितने दिनों की निर्धारित की जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें आकस्मिक अवकाश कितने दिनों के लिए निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 दिवस के लिए आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। और छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए अस्वस्थ अवकाश के लिए यानी कि अस्वस्थ अवकाश के लिए कितने दिनों निर्धारित की गई हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 दिनों के लिए निर्धारित की गई दोस्तों। इसमें आकस्मिक के लिए 10 दिवस और अस्वस्थ के लिए 30 दिवस। महाविद्यालयीन छात्र के लिए उनके निवास स्थान में कितने किलोमीटर की परिधि में कोई भी उच्च शिक्षा संस्था नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई उच्च शिक्षण संस्था नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जहाँ पर छात्रावास अधीक्षक है वहाँ पर। महाविद्यालय छात्रों के लिए उनके निवास स्थान से कितने किलोमीटर परिधि में कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर। छात्रावास से निष्कासन का आधार क्या होनी चाहिए। छात्रावास में अंतःकालीन प्रवेश के पश्चात 1 माह के भीतर किसी स्थान शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया, या फिर छात्र नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रहा हो, या छात्रावास में निवास नहीं करता हो, या फिर छात्रावास की उपस्थिति छात्रावास के अन्य छात्रों के लिए अनुशासनात्मक या हानिकारक प्रभाव की दृष्टि से आपत्तिजनक हो, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ये उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, शिष्यवृत्ति की अवधि में अंतर्वर्ती अवकाश आने की अवस्था में पूर्व शिष्यवृत्ति अवकाश काल में स्वीकार होगी यदि छात्र संस्था के खुलने के कितने दिन के अंदर पुनः छात्रावास में उपस्थित होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 दिन के अंदर इसमें उपस्थित होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल प्रत्येक मनुष्य में निहित है या खाली स्थान में परिलक्षित है, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। डेविस, B.F. स्किनर, जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी B.F. स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा एक आधारभूत विज्ञान है इसका परिभाषा किया था। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से विकास अंग था, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र या समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन या शिक्षक निर्देशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक निर्देशन। अगला देखते हैं, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगमन का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है, क्या है। 2 कौन से प्रमुख चीज़ हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिय तथा उद्दीपन, ये प्रमुख चीज़ हैं। खाली संपद का उपयोग कुछ मनोविज्ञान द्वारा किसी परिवर्त्य पर दिए गए आधारभूत अनुवंशिक प्रारूप पर संभावित उपलब्धि के प्रसार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया प्रसार के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा। औद्योगिक संगठनात्मक या मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान या मानव कारक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1930, 1987 या 1979 या फिर 1990। तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 1975। इसका राइट आंसर है 1975। 75 में भारतवर्ष में बाल विकास प्रारंभ किया गया था 1975 में। अगला देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, गाल्टन, कर्ट लेविन, वुंट वाटसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वुंट वाटसन ने, सॉरी दोस्तों वुंट ने किया था। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच क्या कहलाता है, संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अथवैविक्त संचार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक संचार कहलाता है। अगला देखते हैं, नीचे 2 कथनों दिए गए हैं, उसको सही विकल्प बताइए दोस्तों, इसमें से कौन कथन सही है।
कथन पहला बोलता है कि संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है, या फिर संचार उस मामलों के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। अगला देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल यानी IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग न हो। यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या फिर यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता। यह IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी हो जाती है। छात्रा खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकती हैं। सीख कर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर या घर पर रहकर। तो स्कूल के माध्यम से अनुकूलित हो सकती हैं। NCTE क्या है? शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, या अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, या शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गाल्टन, कर्ट लेविन, वुंट या वाटसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुंट ने की थी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक ने बताया दोस्तों कि विकास एक सतत यानी कि निरंतर चलते रहता है और धीमी प्रक्रिया से चलते रहता है? वो कौन से वैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने कहा था। वातावरण व बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, यह किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टेसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉस। लोगोस का अर्थ ज्ञान है तो साइकिक अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, लोगोस का अर्थ ज्ञान है तो साइकिक अर्थ क्या है? अंतःमनन, चिंता या फिर सहगता या फिर व्यवहार। इसमें से कोई भी आंसर नहीं दोस्तों। लोगोस का अर्थ है और साइकिक अर्थ आत्मा से होता है दोस्तों। लोगोस का अर्थ ज्ञान और साइकिक का अर्थ आत्मा से होता है। इसमें कोई भी आत्मा नहीं, तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। याद रख लेना, साइकिक का अर्थ आत्मा से होता है। अगला देखते हैं। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा, छात्रों को मार्गदर्शन करना, अधिगमन प्रक्रिया या शिक्षा गतिविधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियां। अगला देखते हैं। परियोजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संचालन के अनुसार किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसके किसके अनुसार है? यानी कि परियोजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, वो किसके अनुसार है? SP पार्कर, J स्टीवेंस, WH किलपैट्रिक या फिर जॉन डीवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WH किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, या समस्याओं के मनोविज्ञान के समाधान के तरीकों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगमन प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या फिर मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षा का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। यानी कि किस विषय से संबंधित है? छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षा का जो ज्ञान है वो किस विषय से संबंधित है? शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र या शिक्षा का राजनीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का मनोविज्ञान से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है किसी विषय पर व्याख्या देने के, पूरे पाठ को पढ़ने में, दल शिक्षण में या एक कौशल के शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक कौशल के शिक्षण में। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है समाज के सुधार, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं शक्ति का विकास करना, या छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना। देखिए दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल रोजगार ही नहीं है,
बल्कि छात्रों को अंतर्निहित होना यानी कि अपनी शक्तियों का विकास करना ही उसका उद्देश्य होता है। केवल हम रोजगार के लिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। यह शिक्षा की परिभाषा किसकी देन है? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी की देन है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एम को छोड़कर क्या है? एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है। एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है। एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है। एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक अपने छात्रों को दोष ढूंढता है। यह हमारा गलत होगा दोस्तों, और ये बाकी सब सही है। अगला, छात्रों में अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, या फिर स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सहपाठियों से व्यवहार की, या बाहरी लोगों की व्यवहार की? तीसरा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, आप क्या करना पसंद करेंगे? उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अभिगमन की अनुमति देंगे, या उन्हें निचले कक्षा में उन्नत करेंगे, या विशेष अधिगमन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विशेष अधिगमन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। अगला देखते हैं, एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला में समझेंगे? अगर आप शिक्षक हैं दोस्तों, तो इनमें से आप किस मामले को गंभीर समझेंगे? यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, यदि जब आप पढ़ा रहे हैं तो वह दूसरे छात्रों से बात करता है, यदि जब आप पढ़ा रहे हैं तो वह दूसरे छात्रों से बात करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यदि जब आप पढ़ा रहे हैं तो वह दूसरे छात्र से बात करते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायी कौन होता है? शिक्षक पर, स्वयं बालक पर, समाज पर, या शिक्षक और माता पिता दोनों पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक और माता पिता दोनों पर। तो दोस्तों यह था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, और बाकी की क्लास हम कल करेंगे दोस्तों। डेली हमारे यूट्यूब पे 2 वीडियो अपलोड होता है, एक सुबह और शाम को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।